साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। आपका आपके अपने YouTube चैनल सुभी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, पूर्व में आपको पार्ट 2 में भारतीय कृषि का इतिहास मैंने दिया, फर्स्ट में भी आपको भारतीय कृषि का इतिहास। अब उसी चैप्टर फर्स्ट से क्लास 11th की एग्रीकल्चर से पार्ट 3 जिसमें शाखाएं, क्षेत्र और महत्व की जानकारी लेकर के आ रहा हूं। तो हम देखेंगे कि प्रमुख कौन सी ऐसी शाखाएं हैं एग्रीकल्चर में, कृषि विज्ञान की, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं या उनसे हम आय के स्रोत बनाते हैं, आय के साधन बनाते हैं। तो हम सबसे पहले साथियों बात करने वाले हैं ब्रांचेस की। ब्रांचेस मीन्स किसकी? शाखाओं की। किसकी बात करने वाले हैं? शाखाओं के बारे में। और शाखाओं में अगर हम बात करें तो सबसे पहली शाखा कौन सी है? तो सबसे पहली शाखा है मीन्स एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। मधुमक्खी पालन के बारे में प्रमुख रूप से हम क्लास 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी में जानकारी प्राप्त करते हैं और कुछ मैटर 11th एग्रीकल्चर की बायोलॉजी में जानकारी प्राप्त करते हैं। मधुमक्खियों से हमें शहद, मोम जैसे उत्पाद प्राप्त होते हैं एवं मधुमक्खी का परागण में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो सबसे पहली शाखा की मैं बात करता हूं आपसे, तो बोलते क्या है इसे? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन की जब हम बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। क्या कहा जाता है साथियों? एपीकल्चर कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर शाखा नंबर 2 की बात करें तो मछली पालन। मछली पालन वैसे क्रांति के अंतर्गत लें तो नीली क्रांति से संबंधित है मछली का उत्पादन, लेकिन मछली पालन क्या कहलाता है? फिशचेरी। क्या कहलाता है साथियों? मछली पालन जो है वो क्या कहलाता है? तो मछली पालन आपका कहलाएगा फिशचेरी। क्या कहलाएगा? फिशचेरी। फिशचेरी शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तीसरी शाखा की अगर हम बात करते हैं साथियों तो लैक कल्चर यानी लाख उत्पादन। किसकी बात करते हैं? लाख उत्पादन। क्या कहते हैं? लाख उत्पादन। लाख उत्पादन किसके अंतर्गत आता है? तो लैक कल्चर के अंतर्गत। अब लाख की जब हम बात करते हैं तो लाख का एक कीट होता है साथियों, जिसको बेर या उसके अलावा कैजनस कैजान, अरहर या अन्य पादपों के ऊपर पालतू बना करके रखा जाता है और उससे निकलने वाला एक रेजिन जैसा पदार्थ होता है जो शाखाओं में चिपक जाता है गोंद की तरह, और उसे गर्म करके प्राप्त किया जाता है, जिससे कंगन या चूड़ियों का बड़ा उद्योग विस्तारित किया जाता है, चलता है। तो मीन्स लाख के कीट की मैंने बात की, लेग कल्चर की बात की। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला रेशम कीट पालन। कौन सा? 4th नंबर पे मैं बात करने वाला हूं रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन की अगर मैं बात करूं तो रेशम कीट पालन का इतिहास बहुत पुराना है, चाइना से संबंधित है। सबसे पहले वहीं पर पता चला। आज बड़े पैमाने पर रेशम कीट पालन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अगर आप रेशम कीट पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसका पूर्व में वीडियो अपलोड किया जा चुका है और लगभग उसकी जानकारी शॉर्ट वीडियो में दी जा चुकी है। लेकिन रेशम कीट पालन को कहा क्या जाता है? तो सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। और मोरासल्वा बॉम्बिक्स मोराई यानी कहने का मतलब कीट का नाम एवं पादप जिसे सहतूत कहा जाता है उसमें पालन किया जाता है। वन विज्ञान की बात करें तो फॉरेस्ट्री। वन विज्ञान मीन्स क्या कहा जाता है? वन विज्ञान। वन विज्ञान को साथियों क्या कहते हैं? फॉरेस्ट्री। क्या कहते हैं? फॉरेस्ट्री कहा जाता है। और वन विज्ञान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वनों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी तरह साथियों मशरूम उत्पादन यानी जिसे मशरूम प्रोडक्शन कहा जाता है। अभी जेट 2025 का एग्जाम लगा तो पूछा गया है कि तापमान नियमन के साथ कौन सी मशरूम की प्रजाति उगाई जाती है, तो उसमें दिया गया था। तो मशरूम उत्पादन का मतलब होता है मशरूम प्रोडक्शन। क्या? मशरूम उत्पादन। मशरूम उत्पादन यानी इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे मशरूम प्रोडक्शन। क्या कहा जाएगा? मशरूम प्रोडक्शन के नाम से कहा जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं
तो उसके बाद आपका आएगा कुक्कुट पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग। क्या कहेंगे? कुक्कुट यानी मुर्गियों का पालन। क्या कहा जाता है? कुक्कुट पालन। और कुक्कुट पालन का संबंध किससे है? मुर्गी, कुक्कुट यानी मुर्गी पालन। क्लास 11 लास्ट चैप्टर में इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं और अंडे की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर इस शाखा को बोलेंगे क्या? पोल्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोल्ट्री बोला जाता है साथियों। उसके साथ कीट विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान की बात करते हैं। तो अगला आपका साथियों आता है क्या? कीट विज्ञान। क्या आएगा? कीट विज्ञान। और कीट विज्ञान का मतलब क्या होता है? इस शाखा को कहा जाता है एंटेमोलॉजी। क्या कहा जाता है साथियों? एंटेमोलॉजी, जिसमें फसलों में लगने वाले कीटों एवं उनके नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में संपूर्ण नॉलेज क्लास 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी में बेहतरीन रूप से प्राप्त किया जा सकता है। ज्यादातर पार्ट उसमें प्लांट्स पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी है। तो यहाँ पर कीटों के बारे में, लगने वाले उनके प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पादप रोग विज्ञान की अगर मैं बात करता हूं तो पादप रोग विज्ञान को क्या कहा जाता है? पादप रोग विज्ञान। तो पादप रोग विज्ञान के बारे में जब जानते हैं तो क्या कहा जाता है इस शाखा को? प्लांट पैथोलॉजी। क्या कहते साथियों? प्लांट पैथोलॉजी, यानी पादपों में लगने वाले रोग एवं उनसे होने वाली हानियां और नियंत्रण आदि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं आपसे किसके बारे में? कृषि प्रसार। इसके कृषि प्रसार के बारे में। अगर मैं यहाँ कृषि प्रसार की बात करता हूं तो कृषि प्रसार एग्रीकल्चर प्लस अनुसंधान जो होते हैं, यानी इसे कहेंगे क्या? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। क्या कहेंगे साथियों? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। क्या कहा जाएगा? एक्सटेंशन कहा जाएगा। और इसका मुख्य मूल उद्देश्य होता है कि कृषि अनुसंधान से प्राप्त नवीन तकनीकी की जानकारी पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना? खेतों तक पहुंचाना, किसान तक पहुंचाना। पुनः रिपीट करता हूं, कृषि प्रसार यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि अनुसंधान जो होते हैं उनसे प्राप्त जो नवीन जानकारी है, तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उसे खेत तक, किसानों तक पहुंचाना। और अगला आपका अंतिम है कृषि अर्थशास्त्र। क्या है साथियों? कृषि अर्थशास्त्र। बिल्कुल आसानी से पता चल रहा होगा कि अर्थ माने होता है पैसा। अर्थ माने क्या होता है? पैसा। यहाँ पैसे से आता जाएगा और इसे क्या कहा जाता है? तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी। क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर इकोनॉमी। क्या कहते हैं साथियों? एग्रीकल्चर इकोनॉमी। क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अब यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि आय एवं लागत की गणना का अध्ययन करना। क्या करते हैं इसमें? कृषि की जो आय है या जो लागत है या आय व्यय का ब्यौरा रखना, गणना करना। तो ये कुछ प्रमुख शाखाएं 11th क्लास के अंतर्गत थी, जिनमें हम इनके बारे में साथियों जानकारी प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है मधुमक्खी, लाख, रेशम या उसके अलावा कुक्कुट और कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान। ये ऐसी शाखाएं हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसके बाद हम बात करने वाले साथियों अगला टॉपिक आएगा किसका? क्षेत्र का, कि कृषि के क्षेत्र क्या क्या हैं। उन क्षेत्रों की मैं बात करने वाला हूं आपसे। तो उन क्षेत्रों में साथियों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं वैज्ञानिक खेती। कौन से? पहले प्रथम क्षेत्र की मैं बात करने वाला हूं आपसे। किसकी? वैज्ञानिक खेती की। किसकी? वैज्ञानिक खेती। अब वैज्ञानिक खेती में क्या क्या है? तो साथियों वैज्ञानिक खेती की जब बात करते हैं तो यहाँ फसल उत्पादन, फलोत्पादन, पशुपालन, ये वैज्ञानिक खेती के अंतर्गत संबंधित किया गया है, या ये क्षेत्र है, यानी जहां हम क्या करते हैं? फसलोत्पादन। और ये हमारे क्षेत्र हैं, कृषि के क्षेत्र हैं। और फलोत्पादन यानी पोमोलॉजी, और पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, और फसल उत्पादन यानी एग्रोनॉमी, जो 3 यूनिट ऑलरेडी अपने बुक में है। उसके बाद दूसरे की मैं बात करता हूं तो यहां पर दूसरा जो पॉइंट आएगा क्या? सेवा क्षेत्र। क्या आएगा साथियों? सेवा क्षेत्र।
और सेवा क्षेत्र की जब बात करते हैं तो इस सेवा क्षेत्र में कौन कौन आता है, तो कृषि प्रसार है, कृषि उत्पादक कंपनी है, या कृषि शिक्षण है। क्या क्या, यानी कृषि प्रसार, जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि नवीन तकनीकी को खेतों तक पहुंचाना, जानकारी को पहुंचाना, वह उसके अलावा क्या आएगा, कृषि उत्पादक, कृषि उत्पादक कंपनी, क्या आएगा, कृषि उत्पादक कंपनी। वह उसके अतिरिक्त कृषि शिक्षण, क्या आएगा, कृषि शिक्षण, क्या आएगा साथियों, कृषि शिक्षण आएगा। उसके बाद बात करें तो कृषि अनुसंधान की बात कर लेते हैं साथियों, किसकी, कृषि अनुसंधान की। अब कृषि अनुसंधान जो मैटर है क्या है, इसमें क्या आएगा, बीज उत्पादन, पादप रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण, क्या आएगा साथियों, बीज उत्पादन। ध्यान देना सभी लोग, बीज उत्पादन, ठीक है। बीज उत्पादन के बाद बात करने वाले हैं किसकी, पादप रोग नियंत्रण की। उपरोक्त में बात कर चुका हूं, पादप रोग नियंत्रण। और उसके अलावा क्या आ जाएगा आपका साथियों, कीट नियंत्रण। क्या आ जाएगा, कीट नियंत्रण। उपरोक्त बता चुका हूं, कहां बता चुका हूं साथियों, तो आप देख पा रहे होंगे कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी यानी पादप रोग नियंत्रण में, पादप रोग विज्ञान प्लांट्स पैथोलॉजी, तो ये बता चुका हूं आपको। तो इस तरह से ये क्षेत्र है जो सेवा क्षेत्र है, जहां पर हमें अवसर मिलते हैं, रोजगार के काम करने के मौके मिलते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, कृषि उद्योग की। कहां, कृषि उद्योग की। तो मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको, कृषि उद्योग। अब कृषि उद्योग पर बात करने वाले हैं। तो कृषि उद्योग पर जब हम बात करते हैं साथियों, तो कृषि उद्योग में देखो आप सभी समझते हैं कि एग्रीकल्चर अगर उद्योग आधारित है तो उसमें हम क्या करते हैं, डेयरी उत्पाद प्रोडक्शन करते हैं, दुग्ध उत्पादन करते हैं, गुड़ या शक्कर या वस्त्र या दवा या तंबाकू आदि जो है क्या है, कृषि उद्योग आधारित उत्पाद हैं जिनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे गुड़ या उसके अलावा दवा या उसके अलावा वस्त्र या उसके अलावा डेयरी आदि क्या है, ये उद्योग से संबंधित है, ठीक है। या उसके अलावा तंबाकू, तंबाकू आदि की हम बात करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो खाद उर्वरक, किसकी बात करते हैं, खाद प्लस उर्वरक। देखिए भाई, इसके बारे में चैप्टर नंबर 8 एजी केमिस्ट्री क्लास 12 या चैप्टर नंबर 9 में हम विशेष करके इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखो जैसे केचुआ पालन किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर यानी केचुआ पालन। और इससे जो खाद प्राप्त की जाती है बहुत ही उत्तम कोट की होती है, जिसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो वर्मी कंपोस्ट प्राप्त किया जाता है। उसके अलावा यहीं पर साथियों क्या आ जाएगा आपका, नर्सरी। क्या आ जाएगा, नर्सरी। नर्सरी के अलावा क्या आ सकता है ऑप्शन में, तो आपके पास कृषि यंत्र और रसायन। क्या आ जाएगा, रसायन। और उसके अलावा साथियों कृषि यंत्र, ये क्या है, हमारे क्षेत्र है। और उसके बाद अगर बात करें तो कृषि उपज। क्या साथियों, कृषि उपज की बात करते हैं। तो कृषि उपज की जब हम बात करते हैं तो व्यापार, कृषि उपज व्यापार यानी व्यापार बिजनेस की बात करते हैं। तो एग्री बिजनेस, एग्री क्लिनिक, कृषि उपज विक्रय यानी क्या आ जाएगा साथियों, एग्री बिजनेस। क्या आ जाएगा, एग्री बिजनेस, बिजनेस आ जाएगा। और उसके अलावा क्या आ जाएगा, कृषि उपज विक्रय। क्या आ जाएगा, कृषि उपज विक्रय साथियों आ जाएगा। और उसके अतिरिक्त साथ में एग्री क्लिनिक। क्या आएगा साथियों, एग्री क्लिनिक, एग्री क्लिनिक। तो इस तरह से ये कुछ क्षेत्र हैं जो कृषि विज्ञान के क्षेत्र हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था फसल उत्पादन, फसल उत्पादन। और उसके बाद मैंने कहा था फलोत्पादन। क्या कहा था, फलोत्पादन। और फलोत्पादन के बाद मैंने कहा था पशुपालन। ठीक है साथियों, जगह थोड़ी कम थी, इस हिसाब से मैंने ये कृषि के क्षेत्र बताया। तो वैज्ञानिक खेती में आपका आएगा फसल उत्पादन, फलोत्पादन, पशुपालन यानी पोमोलॉजी। इधर सेवा क्षेत्र कृषि प्रसार, कृषि उत्पादक कंपनी या कृषि शिक्षण।
कृषि अनुसंधान तो बीज उत्पादन, पादप रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण। कृषि उद्योग की बात करते हैं तो गुड़, दवा, वस्त्र, डेयरी, ये सब उद्योग को चलाने वाले हैं कृषि के अंतर्गत। खाद उर्वरक की बात करें तो इसमें वर्मी कल्चर, नर्सरी, रसायन, कृषि यंत्र आदि नर्सरी बड़े पैमाने पर एक आय का स्रोत बन जाता है। उसके बाद कृषि उपज व्यापार तो एग्री बिजनेस कर सकते हैं, कृषि उपज विक्रय कर सकते हैं या एग्री क्लिनिक कर सकते हैं। अब इसके बाद साथियों हम बात करने वाले हैं इसी में, अगर आपको ये दिख रहा है, आप समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल इजी वे में टॉप मोस्ट तरीके से छोटे छोटे पॉइंटों में जानकारी आपको दी गई है। और इस जानकारी के अतिरिक्त मैं अब बात करने वाला हूं किसकी, महत्व की बात करने वाला हूं साथियों। तो इसको मैं साफ करने वाला हूं, आप पढ़ें, मैं साइड में हूं, आप जब पढ़ें तो स्क्रीनशॉट इसको अलग ले लें। और अगले पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं साथियों आपसे किस विषय पर, तो महत्व पर बात करने वाले हैं। तो महत्व पे क्या क्या है, तो देखिए कृषि की अगर बात करें तो कृषि एक उत्तम रोजगार का साधन बनता है। उसके अलावा भारत में कृषि निर्भर किस पर है, तो कृषि निर्भर है यानी ज्यादातर वर्षा आधारित कृषि किसानों के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर पानी की उपलब्धता, जैसे मीठा जल उपलब्ध है या खारा जल उपलब्ध है साथियों, तो उस हिसाब से खेती होती है। यहाँ जो मानसून आता है अलग अलग आता है, वैसे 40 से 80 दिन का मानसून होता है लगभग, ये 12th की बुक कहती है। बट आज वर्षा की अनियमितता ज्यादा है भारत में, जिसके कारण उत्तम कोट की कृषि नहीं हो पाती है या फिर खंड वृष्टि के कारण साथियों नहीं हो पाती है। तो हम बात करने वाले हैं आपसे किसमें, अब इम्पोर्टेंसी में, महत्व में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करने वाला हूं। मैं पहला पॉइंट लेने वाला हूं, भारत विषम जलवायु वाला देश है। पहली बात सुने, क्योंकि यहाँ 3 ऋतुएं हैं, अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, नमी या वायु का वेग या दाब, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न है। इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। ये बहुत टॉप मोस्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, तो क्यों, यही कारण है। तो पहला को भारत में क्या है, यानी मानसून आधारित खेती की जाती है। क्या है, मानसून आधारित खेती। अच्छा, भारत कृषि के लिए बहुत उत्तम जगह है, क्यों, यहाँ सस्ते मजदूर, बीज की उपलब्धता इत्यादि परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं। तो यहाँ पर मानसून आधारित खेती की जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अगर बात करें 6 महीने की बात, तो क्या होता है कि यानी बारिश जून से शुरू होती है और अक्टूबर तक होती है। कुछ क्षेत्रों में दिसंबर जनवरी में बारिश होती है। जल की उपलब्धता, मीठा जल अति उत्तम होता है, खारे जल में उत्पादन अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर पर्याप्त वर्षा होती है तो उत्पादन अच्छा होता है। पहले पॉइंट की चर्चा कर रहा हूं, व्याख्या कर रहा हूं। लेकिन अगर वर्षा की अनियमितता हो गई या फिर अल्पवृष्टि हो गई या अनावृष्टि हो गई तो वो नुकसान का कारण बनती है। दूसरा पॉइंट आपका साथियों क्या है कि मीन्स भारत जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पर ज्यादातर लोग गांव में निवास करते हैं, 70% जनसंख्या निवास करती है। तो अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर है, तो अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है साथियों, कृषि पर निर्भर है। यानी मीन्स उनके आय, भरण पोषण एवं पालन का स्रोत क्या है, पशुपालन या परिवार पालन, वो कृषि है। तो यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर करती है साथियों। लेकिन अगर वर्षा समय से नहीं हुई या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो फिर वो नुकसान में चला जाता है किसान, और फिर वो समस्या का शिकार बन जाता है, कर्जदार बन जाता है, उसके ऊपर संकट आ जाते हैं। अब बात रही कि भारत में अगर कृषि की बात करें तो यहाँ का किसान, जानते हो, विरासत में उसको कृषि मिलती है, यानी पूर्वजों के द्वारा मिलती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, परंपरागत तकनीकी। क्या, परंपरागत तकनीकी। अब परंपरागत तकनीकी प्राचीन समय से चली आ रही है, लेकिन आज आधुनिक तकनीकियों का समावेश करके अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और किसान कर भी रहे हैं। पैतृक खेती से हट करके जो पैतृक खेती थी, परंपरागत खेती थी, तकनीकी थी, कृषि थी, उसमें समावेश कर रहे हैं। खाद्यान्न फसलों की अधिकता,
ये बिल्कुल मोस्ट रीजन है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी आवश्यकता है खाद्यान्न फसलों की उपलब्धता, अर्थात इसका उत्पादन ज्यादा करना है। क्यों करना है? क्योंकि मीन्स भरण पोषण का साधन है। अगर वो खाद्यान्न फसलों की उपलब्धता नहीं करता है तो फिर उसके खाद्य साधन या पशुपालन का साधन खराब होता है। इसलिए रोकड़ फसलें, दलहनी या तिलहनी फसलें आदि का उत्पादन कम कर पाता है। भारत के अंदर अगर बात करें तो रोजगार का प्रमुख साधन कौन है? तो रोजगार का प्रमुख साधन है कृषि। क्या है भाई? रोजगार का प्रमुख साधन। ये क्षेत्रों की बात के बाद महत्व की बात कर रहा हूं। रोजगार का प्रमुख साधन है, क्या है? कृषि। रोजगार का प्रमुख साधन साथियों क्या है? कृषि। अब इससे रोजगार मिलता है किसान को, ठीक है, वो रोजगार अपनाता है, कृषिगत कार्यों को करता है, उत्पादन प्राप्त करता है, उसका क्रय विक्रय करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय का स्रोत, राष्ट्रीय आय का स्रोत। कैसे राष्ट्रीय आय का स्रोत? तो देखिए, किसी राष्ट्र की यदि कृषि संपन्न है, उत्पादन संपन्न है, किसान खुशहाल है, तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्र भी संपन्न होता है। और जिस राष्ट्र का किसान कमजोर है, कृषि खराब है, या उत्पादन कम है, या प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, तो फिर निश्चित रूप से उस राष्ट्र के ऊपर भी असर पड़ता है और राष्ट्र पर भी उसका असर दिखाई देता है। तो इसलिए जिस राष्ट्र की कृषि संपन्न होती है वो राष्ट्र भी संपन्न होता है और उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर होता है। डेयरी उत्पादन के लिए कच्चा माल, बिल्कुल डेयरी उत्पादन के लिए कच्चा माल की आवश्यकता होती है। जैसे चारे की बात करें, दुग्ध उत्पादन की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो सब हमको कृषि से प्राप्त होता है। ठीक है, क्या कृषि से प्राप्त होता है? डेयरी उत्पाद के लिए कच्चा माल, डेयरी उत्पाद के लिए क्या साथियों? कच्चा माल। ये किससे प्राप्त होता है? तो कृषिगत कार्यों से या कृषि उत्पादन से प्राप्त होता है। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है खाद्यान्न उपलब्धता। क्या है? खाद्यान्न उपलब्धता। तो इसको मैं पूर्व में बता चुका हूं आपको। खाद्यान्न उपलब्धता ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। खाद्यान्न फसलों की उपलब्धता या कह दो खाद्यान्न उपलब्धता, तो लगभग एज इट इज वही मैटर रहेगा। ठीक है, वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल, हाँ, वस्त्र उद्योग के लिए अगर कच्चे माल की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर वस्त्र उद्योग का सबसे अच्छा साधन क्या है? क्या है भाई? तो वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल। अब इसमें कच्चा माल आपका क्या आएगा? तो कपास और जूट, जिसमें सबसे बड़े पैमाने पर सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए कपास का प्रयोग किया जाता है। तो कपास और जूट का उत्पादन किससे होता है साथियों? कृषि से होता है। उसके अलावा पशु चारा उपलब्धता। क्या है? पशु चारा उपलब्धता। देखिए भाई, पशु चारा उपलब्धता की बात करते हैं तो पशु चारा उपलब्धता, क्योंकि गांवों में निवास करते हैं, उनका साधन कृषि और साथ में पशुपालन, तो पशु चारा उपलब्धता आवश्यक है। किसके लिए? पशुपालन के लिए जो आय का स्रोत बनता है, तो मीन्स कहां से? कृषि से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल, कृषि आधारित उद्योगों के लिए क्या आएगा साथियों? कच्चा माल। देखिए यहां पर किस प्रकार का कृषिगत उत्पादन किया जा रहा है। जैसे तिलहन के लिए तो तेल वाली फसलें, शर्करा के लिए तो गन्ना जैसी फसल, या उसके अलावा दलहन के लिए दाल वाली फसलें। जिस प्रकार का औद्योगिक व्यापार आप स्थापित करना चाहते हैं, उसी प्रकार का उत्पादन आप प्राप्त करते हो। किसान इनको उत्पादित करता है, क्रय विक्रय करता है, और उससे क्या होता है? आय का स्रोत प्राप्त होता है। अब कह रहा है बेरोजगारी की समस्या का समाधान। बिल्कुल राइट। क्या है? बेरोजगारी की समस्या का समाधान। बिल्कुल, बेरोजगारी की समस्या का समाधान। अगर समय से वर्षा होती है और समय से कृषिगत कार्य संपादित होते हैं, तो उससे जो उत्पादन प्राप्त होता है,
तो किसान को लाभांश प्राप्त होता है और उसको उत्तम प्रकार का रोजगार मिल जाता है अपने कृषि में। बस समस्या क्या आती है साथियों, समय से वर्षा न हुई या कोई अकाल पड़ गया या ओले पड़ गए तो वहां पर फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिससे किसान बेरोजगार हो जाता है और क्या होता है, उसको पलायन करना पड़ता है मजबूरी में बाहर के लिए कृषिगत कार्यों को छोड़ करके। तो अगर उत्तम कोटि की कृषि, समय से वर्षा इत्यादि हो जाती तो बेरोजगारी की समस्या किसान की समाप्त हो जाती है। और अगर अच्छी कृषि है तो उस अच्छी कृषि से एक लाभ होता है कि हम विदेशों में उत्पादन करके निर्यात करते हैं। आयात माने मंगाता, निर्यात माने भेजना। जब उस उत्पाद को भेजते हैं तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो मीन्स विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार व निर्यात, वह क्या कहेंगे, निर्यात मीन्स विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। और अंतिम बात करने वाले हैं देश की आर्थिक विकास में योगदान। कृषि का अगर हम बात करें तो देश की आर्थिक स्थिति में योगदान, बिल्कुल। अगर भारत जैसे देश की बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। बार बार कहता हूं कि 70% आबादी गांव में निवास करती है और देश की आर्थिक स्थिति में किसान का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि किसान पृथ्वी का भगवान कहा जाता है। उसके द्वारा उत्पादित खाद्यान्न से सभी का भरण पोषण होता है। तो जिस राष्ट्र में कृषिगत कार्य अच्छे होंगे उस राष्ट्र की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मीन्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर प्राप्त होता है गवर्नमेंट को, सरकार को, या मैं कह दूं भारत सरकार को, जिससे उस राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान होती है, राष्ट्र को मजबूती प्रदान होती है। तो साथियों निश्चित मैं कहूंगा कि आपका चैप्टर नंबर 1 पूर्णतः समाप्त हो चुका है, किसी पॉइंट को नहीं छोड़ा गया है। आप बिल्कुल चैनल पर देखें, समझें और पढ़ें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और निरंतर लगे रहें। और जो प्रयास करता है वही सूरमा इस जग में, जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।